नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, याद कीजिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते समय एक नारा लगवाया करते थे, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार। आज वो नारा कहीं लुप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही उस नारे को भूल चुके हैं और वो नारा अब कांग्रेस और इंडिया के पाले में आ गया है। अब की बार इंडिया सरकार। तो साथियों, 2024 और 2014 इन 10 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन से देश के 140 करोड़ जनसंख्या समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है और जो उन्होंने सपने दिखाए थे, जुमले सुनाए थे, झूठे वादे किए थे, सब के सब फ्लॉप हो गए हैं और ज़मीनी स्तर पर उनके एक भी नारे, एक भी जुमले हिट नहीं हो सके हैं और न देश का किसी भी रूप में विकास हो सका है। विकास तो छोड़िए, विनाश हुआ है। विनाश किसका हुआ है? विनाश इस देश की जनता का हुआ है। एक ऐसा शासक मोदी के रूप में आ जाता है, जब कोई महामारी आती है तो वो ताली बजवाता है, थाली बजवाता है, दिए जलवाता है और लोग बजाते हैं, जलाते हैं। आपदा के आने पर आपदा से निपटने का मादा होना चाहिए। आपदा जब आई हुई है, आपदा आने की आहट आई थी, तभी सरकार के कान खड़े हो जाने चाहिए थे और युद्ध स्तर पर आपदा से निपटने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें तो लगता है कि जब कोरोना आया तो कोरोना का स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ताली बजवा करके, थाली बजवा करके, दिए जला करके। जब कोई शुभ काम होता है तब दिए जलाए जाते हैं, तो क्या कोरोना का आगमन शुभ काम था? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिससे कि प्रधानमंत्री की उल्टी खोपड़ी का अनुमान लगाया जाता है, एहसास किया जा सकता है। तो 2014-2019 में जो स्थितियां थी, जो समस्याएं थी, वो समस्याएं कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं और देश की हालत 2014 से भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। कांग्रेस सरकार 2014 में थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। भ्रष्टाचार को लेकर के उनके ऊपर कितने सही और गलत आरोप लगाए गए। 2G घोटाला के बारे में जब कोर्ट कहता है कि इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, तब सामने आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जो कि हुए ही नहीं थे। लेकिन आज जो घोटाले हुए हैं, बड़े स्तर पर हुए हैं, चाहे राज्यों में हो या केंद्र में हो, उसे मीडिया सामने नहीं ला रहा है। मीडिया को खरीद लिया गया है और मीडिया नपुंसक हो गया है। मोदी के चरणों में चरण बंदन कर रहा है और विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोटाले फिर भी खुल रहे हैं। सबसे बड़ा घोटाला अडानी का घोटाला, जिस पर सवाल पूछने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है, राहुल गांधी का घर तक छीन लिया जाता है और व्यापम जैसा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। सुनने में आ रहा है कि असम में भी व्यापम घोटाला हुआ है। तो
तो जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है, उन राज्यों में भ्रष्टाचार ही आज सबसे बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक में 40% की सरकार का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कांग्रेस ने, और वो आरोप नहीं था, हकीकत था। उस हकीकत से वहाँ के मुख्यमंत्री अच्छी तरह से भ्रष्टाचार में सने हुए पकड़े गए और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और बाद में उन्हें फिर से बुलाया गया। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला के साथ साथ जितने घोटाले हुए हैं लगभग सभी उजागर हो चुके हैं। असम में भी व्यापम जैसे घोटाले का खुलासा आज और कल में हुआ है। तो जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर जगह के मुख्यमंत्री और वहाँ के मंत्रियों के हाथ सने हुए हैं भ्रष्टाचार में। तो क्या मनमोहन सिंह के ऊपर जिस तरह से झूठे आरोप लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कांग्रेस की सत्ता को हथियाया था, वही फार्मूला इंडिया भी अपनाने जा रहा है? जी हाँ, सभी राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मिजोरम है। मिजोरम में और पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण, या यूं कहें कि मणिपुर में हुए शर्मनाक घटनाक्रम के बाद पूरा उत्तर पूर्व भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हो गया है। और मणिपुर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है मिजोरम। मणिपुर की हवा मिजोरम पहुंच चुकी है और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत हो गई है। मिजोरम चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है मणिपुर के कलंक की वजह से। मध्य प्रदेश में तो भगदड़ मची हुई है। जिस तरह से 2014 से 2019 तक कांग्रेस के लोग भाग भाग करके बीजेपी में शामिल हुआ करते थे, वही हालत आज मध्य प्रदेश में है। भ्रष्टाचार को लेकर के जितने भी, कर्नाटक में तो भ्रष्टाचार के 40% का आरोप लगाया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में यह आरोप 50% का हो गया है कि 50% कमीशन खाने वाली सरकार है मध्य प्रदेश की, और इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है। वैसे भी मध्य प्रदेश में जिस तरह से दलित जातियों, आदिवासी जातियों के साथ घिनौना व्यवहार हो रहा है, इसका भी चुनाव पर असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता कहें, अगर किसी आदिवासी के सिर पर, उसके मुंह में पेशाब करता है, तो इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। आदिवासी समाज में, मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज में भारतीय जनता पार्टी को आज एक पेशाब करने वाले नेता के रूप में ही जाना जा रहा है। इसी तरह से दलित के मुंह में मैला ठूसा गया अभी कुछ समय पहले, तो दलितों के दिल में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत है, और मैला वाली घटना से पूरा संपूर्ण दलित समाज मध्य प्रदेश का मोदी मामा की सरकार से खफा है। यही हाल ओबीसी का है। ओबीसी का जनगणना न होने के कारण ओबीसी जनगणना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया। इसकी वजह से पिछड़ा वर्ग खफा है और पिछड़े वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। और एंटी इनकम्बेंसी सिर चढ़ करके बोल रही है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से
भीतरघात हुआ है, जिस तरह से बगावत मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, और जिस तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम मध्य प्रदेश के भाजपाई नेता कर रहे हैं, उससे लगता है कि कर्नाटक से भी ज़्यादा बुरी हार होने वाली है मध्य प्रदेश में। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछले महीने तक माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी कमी है कि अपने क्षत्रपों को, जो कि 2-3 साल तक बतौर मुख्यमंत्री काम कर चुके हैं, उनसे नफरत करने की जो आदत है, यही आदत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता है वसुंधरा राजे। कई सालों तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद का भार संभाला और सफलतापूर्वक उन्होंने राज्य को आगे ले जाने का काम किया। वसुंधरा राजे की सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलने लगा और उन्हें यह सोचने में आने लगा कि वसुंधरा राजे का कद कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि वो राजस्थान से चल करके दिल्ली आ जाए और दिल्ली का तख्त उनके नाम हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ही उदाहरण पेश करते हैं। अपना उदाहरण का मतलब कि जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 12-13 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, तो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का फायदा उन्हें यह मिला कि वो भारतीय जनता पार्टी में एक कद्दावर नेता के रूप में उभर आए, और इतने बड़े कद्दावर नेता के रूप में उभरे कि अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी से भी बड़ा कद उनका हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी से भी बड़ा कद उनका हो गया, मुरली मनोहर जोशी से भी बड़ा कद उनका हो गया। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी 3 बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, और उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी का 1980 में गठन किया और भारतीय जनता पार्टी को इस मोड़ पर लाया कि वह सत्ता में आई। और सत्ता में आने के बाद जब नरेंद्र मोदी 2002 में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनसे भी बड़ा कद उन्होंने 2012-13 तक अपना बना लिया और लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी, जोशी, इन तीनों को पीछे छोड़ दिया और इन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल करके ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी से डरे हुए हैं कि वसुंधरा राजे का कद इतना बड़ा हो गया है कि हमारे सिंहासन को हड़प सकती है, इसलिए वसुंधरा राजे से नफरत करते हैं। गुस्सा नहीं करते, गुस्सा तो बहुत छोटी चीज़ है, गुस्सा तो उतर भी सकता है, गुस्सा तो समझाने बुझाने पर शांत भी हो सकता है, लेकिन नफरत एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। जिस व्यक्ति के प्रति नफरत किसी भी व्यक्ति में हो जाती है, वो नफरत नहीं ख़त्म होती है, गुस्सा भले ही ख़त्म हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी कमेटियां बनाई चुनाव से समिति से संबंधित और पार्टी को आगे बढ़ाने से संबंधित, और संसदीय बोर्ड में जितने भी पद सृजित किए गए, उसमें न तो वसुंधरा राजे को रखा गया, न योगी को रखा गया, न मामा शिवराज को रखा गया, किसी भी क्षत्रप को जो कि कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हें नहीं रखा गया। वसुंधरा राजे आज रूठी हुई हैं क्योंकि उन्हें पार्टी से बेदखल जैसा कर दिया गया है और पार्टी में उनकी स्थिति सामान्य नहीं रह गई है। आज वसुंधरा राजे के समर्थकों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह भी एक चौंकाने वाली घटना है। चुनाव के ऐन वक्त अगर पार्टी में इतनी बड़ी दरार, इतनी बड़ी फूट और इतनी बड़ी विडंबना खड़ी हो गई है, तो ऐसी पार्टी
राजस्थान में नहीं जीत सकती। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत को जीतने का रास्ता साफ कर रहे हैं, अपने पार्टी में घमासान करके और पार्टी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज करके, उनकी शक्ति को न समझ करके। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर रमन सिंह कई साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके कद से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंहासन हिलने लगा था। पौराणिक काल में, या यूँ कहें कि रामायण काल में, इंद्र का सिंहासन हिला करता था। जब कोई मृत्युलोक में राजा शक्तिशाली होता था तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था कि अब मेरा सिंहासन जाने वाला। वही हाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कई सालों तक, कई टर्म तक मुख्यमंत्री बना रहता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलने लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि छत्रप आकर के हमें ही कुर्सी से बेदखल कर दे, जिस तरह से अडवाणी, जोशी और वाजपेयी को नज़रअंदाज करके हमने सत्ता को हासिल किया था। राजस्थान में जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, उससे तमाम सर्वे यही अब कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा नीचे हो गया है और कांग्रेस का पलड़ा ऊपर हो गया है। यही हाल छत्तीसगढ़ में है। रमन सिंह का कोई नाम लेवा नहीं है। रमन सिंह के ऊपर चुनाव प्रचार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पेश किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अब राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा लोग देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री राज करेगा, प्रधानमंत्री वहां जाकर के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नरेंद्र मोदी का चेहरा अब किसी भी राज्य में काम नहीं आएगा। चुनाव जीतने के लिए वहां का जब तक कोई छत्रप, वहां का जब तक कोई कद्दावर नेता का चेहरा सामने नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री पद के लिए, तो छत्तीसगढ़ में बौखला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और बघेल सरकार को घेरने का काम किया है। लेकिन भूपेश बघेल ने भी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को ललकारा है और उन्हें कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का उपकार कर रहे हैं सीबीआई, ईडी, आईटी को ला करके। इससे जनता में सहानुभूति की लहर कांग्रेस के प्रति दौड़ रही है और वहाँ का जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक भी सर्वे बढ़त में नहीं दिखा रहा है। तेलंगाना में अभी कल ही राहुल गांधी की रैली हुई और ऐसी रैली हैदराबाद में आज तक कभी नहीं हुई है। जन सैलाब उमड़ पड़ा था। वहाँ के लोगों का कहना है कि 10 लाख से अधिक लोग राहुल गांधी की रैली में आए और जिस तरह से राहुल गांधी ने वहाँ पर फ्री रेवड़ी बांटने का, जन कल्याण के लिए 6 से अधिक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के हौसले पस्त हो गए हैं। उन्होंने बीआरएस, एमआईएम और बीजेपी को चोर मौसेरा भाई बताया और एक दूसरे का सहयोगी बताया। न सिर्फ विपक्ष को उन्होंने निशाने पर लिया बल्कि तेलंगाना की जनता का विश्वास जीता और कर्नाटक की तरह 6 ऐसे कार्यक्रम पेश किए जिससे कि तेलंगाना की जनता, अगर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में कहें तो फ्री रेवड़ियाँ बांटने का काम किया राहुल गांधी ने तेलंगाना में।
और तेलंगाना से जो संदेश आ रहा है, जो वहाँ से छन छन करके बातें आ रही हैं, वो सब कांग्रेस के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वैसे भी तेलंगाना में नहीं है और बीआरएस की हालत खराब हो गई है। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बीआरएस केसीआर के रिश्ते उजागर कर दिए गए हैं, तो ऐसे में बीआरएस की भी पोल खुल गई है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने के लिए वह विवश है, क्योंकि उनकी बेटी केसीआर की बेटी कविता दिल्ली शराब कांड के घोटाले में फंसी हुई हैं और केसीआर नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी जेल जाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समझौता करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बी टीम होना स्वीकार कर लिया। तो साथियों, जिस तरह से देश में माहौल है, उस माहौल को देखते हुए कहा जा रहा है, एक आहट सी आ रही है 5 राज्यों से कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है। और जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा संपन्न किया है, उसके बाद से ही उनका कद दिनों दिन दूनी रात चौगुनी के अनुपात में बढ़ता जा रहा है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर किया है, वह भी गौरतलब है। आज विपक्ष में अगर कोई नेता है, सबसे बड़ा नेता है, कद्दावर नेता है, तो वही पप्पू 2014 का, वही पप्पू 2019 का आज इतना शक्तिशाली नेता हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छूट रहे हैं। शाह की हालत दुबली हो गई है और एक चाणक्य के रूप में जो शाह ने अपनी छवि बनाई थी, उस छवि को बट्टा लगाने का काम राहुल गांधी ने किया है। आरएसएस के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, वर्ण व्यवस्था से लेकर के सावरकर तक, सावरकर से लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने तक, हिंदू राष्ट्र बनाने से लेकर के मुसलमानों के प्रति नफरत, और जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी को शूद्र समझने, नीच समझने की प्रवृत्ति आरएसएस में विद्यमान है, उसका भी खुलासा राहुल गांधी आए दिन करते रहते हैं। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में जिस तरह से वो इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं, घमंडिया एक प्रधानमंत्री कह रहा है सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए, और सिर्फ घमंडिया तक नहीं बल्कि इंडिया को ब्रिटिश काल का गुलाम बता दिया, अंग्रेजों का गुलाम बता दिया। इस शब्द को यहाँ तक नहीं बल्कि इंडिया को अब इंडी कह करके पुकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्हीं की देखी देखा नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के सारे नेता, सारे पदाधिकारी इंडिया के बजाय अब इंडी कहने लगे हैं। आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हंसी उड़ाई कि तुम इंडी कहते रहो, तुम इंडिया का नाम बदलते रहो, तुम भारत का नाम बदलते रहो, लेकिन जो भारत का नाम है, जो इंडिया का नाम है, जो इंडिया की पहचान है, वो बनी रहेगी। हम इंडिया हैं और इंडिया बने रहेंगी। तो साथियों, जो आहट आ रही है 140 करोड़ लोगों के बीच से, उससे यही लगता है कि इस बार 5 राज्यों में तो हार हो ही रही है, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति होने जा रही है। दुर्गति ही नहीं, बड़ी हार होने जा रही है। लोगों का कहना है, तमाम तरह से ऐसे नारे उठ रहे हैं कि अब की बार इंडिया सरकार, अब की बार बीजेपी का अंतिम संस्कार। तो जब ऐसे नारे 2014 में उठे थे तो वो फलीभूत हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पर भगवा गैंग की तरफ से बैठ करके और इस देश का 10 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया। इनके शासनकाल में महामारी आती है तो 47 लाख से ज़्यादा मौतें होती हैं और प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने वायरस
से निपटने के लिए इंजेक्शन बनाया वैज्ञानिकों ने, और श्रेय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न सिर्फ 47 लाख से ज़्यादा मौतें महामारी में हुई है, किसान आंदोलन के समय भी 750 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, और इसके जिम्मेदार अगर कोई हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाता है, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात कही जाती है, संविधान के खिलाफ बात की जाती है, संविधान को बदलने की बात कही जाती है, लोकतंत्र को खत्म करने की बात कही जाती है, उससे भारतीय जनता पार्टी का असलियत इस देश के 95 करोड़ मतदाताओं के सामने उजागर हो चुका है। और 95 करोड़ मतदाता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार करने के लिए ईवीएम का इंतजार कर रहे हैं, ईवीएम की बटन दबाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ 95 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।